क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ, तो 22,500 रुपए में घर बैठ के स्टडी IQ के पेनड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyIQ.com। वेलकम टू स्टडी IQ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम काउंटर आर्ग्यूमेंट के उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक इलास्ट्रेशन देखेंगे। होप आपने सारी की सारी 6 टिप्स को इंटरनलाइज कर लिया होगा। पर्टिकुलरली जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्टेप है, पैरेललिज्म का स्टेप है, फॉर्मेटिंग का स्टेप है, और आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि इस टाइम तक टॉपिक के बेसिस पे कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट रहेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट में अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पे जाके हमारी अन्य पेड कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हैं। आप हमारे को फाउंडर को इंस्टाग्राम पे टायरलेस सोल के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या डॉक्टर गौरव कारथूनकर आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF को देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ये पर्टिकुलर वीडियो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में विल क्विकली revise whatever we have learned. Also, we will look at the questions that have been asked previously. तो एक particular question paper analysis हम देखेंगे, और एक example, एक illustration के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से काउंटर आर्ग्यूमेंट को लिखना है, ताकि ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनेशन सिनेरियो में। Okay, I hope all of you have already revised all the 6 important tips, right? Let's just quickly walk through them. आपको read करने हैं instructions as carefully as possible because they keep on changing. आपको word limit पे stick करना है, stick रहना है. So if the word limit, if the question is for 20 marks, तो 300 words का word limit होता है. अगर word limit mention नहीं भी है, on the basis of the marks which are allocated, आप word limit को decide कर सकते हैं. Make sure कि आप time कर रहे हैं अपने आप को, ताकि आप अच्छी तरह से सारी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को लिख सकें, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को भी लिख सकें और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को लिख के कंक्लूड कर सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप के लिए एक इलेक्ट कीजिए कि कौन सा फॉर्मेट से आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, पैराग्राफ मेथड, बुलेट मेथड और कंपैरिजन मेथड। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आपके एग्जामिनेशन रूम में भी आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आता है और आप उसको विविडली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप पैराग्राफ मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के पास आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप उन्हें कंपैरिजन मेथड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? Also, your manner of writing, it has to be simple, plain. That's really important. Brainstorm everything well. And parallelism. Parallelism मतलब कि अगर आपका पहला पॉइंट जो आपका आर्ग्यूमेंट में कुछ है, तो उसी का ही काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका पहला पॉइंट अगेंस्ट वाले फॉर्मेट में होना चाहिए. That's very important. Now let's just look at some questions that have been asked previously in your exams, right? और आप देखेंगे कि इन questions के एनालिसिस करते हुए आपको पता चलेगा कि काउंटर अफेयर्स के लिए आपके करंट अफेयर्स की ग्रिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप फर्स्ट पेपर के लिए CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने करंट अफेयर्स को पहले से ही ब्रश कर लिया है, आपके करंट अफेयर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन ग्रिप ऑन करंट अफेयर्स इज इम्पेरेटिव अगर आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑल्सो मोस्टली वेरी कंटेम्प्रेरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। So if we look at the 2012 questions, you had FDI and retail in India is a bane for small trader, right? Bane is actually a bad thing. तो foreign direct investment in retail, जो ये पूरी की पूरी discussion 2012 में थी about how kirana stores will get affected, how जो local kirana store है अगर foreign direct investment हो जाएगा और companies like Walmart etc. will start coming and percolating in India, तो इन लोगों की जो रोटी है वो छिन जाएगी, right? So it was a very contemporary topic. आपका कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपोजिशन। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया वाज फ्लरिशिंग ओनली, इट वाजंट एज बिग एज इट इज टुडे। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक तब के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी भी साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, अभी भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 2013 में अ कास्टलेस सोसाइटी becomes distant through issues raised by reservation policies.
तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन को उठा के आपसे पूरा का पूरा उसको काउंटर आर्ग्यू करने के लिए कहा था कि क्या यहाँ पर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कह रहा है कि कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट ड्रीम क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा हायरार्कीज क्रिएट कर रही हैं। इस टॉपिक को हम देखेंगे भी। विमेन एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया इज सो फार एन अर्बन फिनोमेना। तो आपको वो दोनों आर्ग्यूमेंट देने थे एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट देने थे कि हाउ women empowerment is actually an urban phenomena, is actually something that is only for educated women who are having access to education, लेकिन रूरल जगहों पे इतना नहीं गया। लेकिन उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आप कह सकते थे कि रूरल प्लेसेस में women are more independent. For example, there are cases where women are leading their own BPOs or where people are actually opening their own dairy farms, or there are women like Chavi Rajput who have become their punch also of their community, right? Development and creation of jobs must take priority over social development. तो इसके of course आपका jobs and education are important, right? Development and creation of jobs is important. काउंटर आर्ग्यूमेंट में नो, सोशल डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। प्री पोल अलायंसेज आर बेटर देन पोस्ट पोल पार्टनरशिप, क्योंकि 2014 इलेक्शन ईयर था तो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2015 में लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ अ बेन दैन बून, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर था। डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट? एंड लाइकवाइज यू हैड क्वेश्चंस इन 2016 एंड 17 ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिविजिट करना प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स को बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपके कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर्म होता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट में आते हैं दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्रीवियस द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, राइट? ऑफ कोर्स कई बार दे ऑल्सो गिव यू फ्रेजेस विच आर इंपॉर्टेंट, जैसे 2017 में देखा गया था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। सो इट्स टॉकिंग अबाउट पावर, इट्स टॉकिंग अबाउट हाउ दिस इज ऑफ कोर्स लाइक एन एंटायर कोटेशन दैट इज बीन टेकन फ्रॉम अ वेल रिटन बुक। और किस तरह से इस कोटेशन का अर्थ है कि आपके जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो पावर फ्लो करता है फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जो पावरफुल नेशंस हैं दे आर गोइंग टू बी कंट्रोलिंग एवरीथिंग, दे विल बी द पीपल हु विल फाइनली टेक अप द शॉट्स, राइट? तो आपके क्वेश्चंस जो हैं they will be mostly contemporary, you need to decode। और यहाँ पर आपके रिपोर्ट और काउंटर आर्ग्यूमेंट में मोस्टली यू नेवर गेट एनी ऑप्शंस, राइट? आपके ऐसे में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आपके रिपोर्ट और काउंटर आर्ग्यूमेंट में यू आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग ऑप्शंस। सो यू नीड टू इंश्योर कि आपके करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छी तरह से थारली रिवाइज हो रहे हैं। नाउ लेट्स जस्ट प्रैक्टिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आने वाली कुछ सीरीज में हम एक दो और देखेंगे कि किस तरह से आप काउंटर आर्ग्यूमेंट को इलैबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक तरह से पता चलेगा कि जो चीज़ें आपने इससे पहली वाली वीडियो में देखी हैं और इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स हम लोगों ने रिवाइज किए हैं उसे किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है, right? So let's just take this topic. A casteless society becomes distant through issues raised by reservation policies. So सबसे पहले you need to brainstorm, you need to make a mind map, right? कि ये टॉपिक क्या रहा है? ये टॉपिक कह रहा है कि अगर आपको एक कास्टलेस सोसाइटी चाहिए तो वो एक्चुअली एक बहुत ही दूर का ख्वाब है, वो आपके लिए सब्ज़बाज़ है। और वो क्यों आपके लिए दूर का ख्वाब है? वो इसीलिए आपके लिए दूर का ख्वाब है क्योंकि आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो अभी भी भेदभाव कर रही हैं, वो अभी भी सेग्रीगेट कर रही हैं सोसाइटी को। वो बता रही हैं कि आप इस कैटेगरी से हो तो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इक्वालिटी नहीं आ रही है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है, कोई एक जगह से बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट द इंटायर आर्ग्यूमेंट इज सेइंग। नाउ हाउ यू कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस, you can introduce by saying how the menace of caste system has been prevalent in this country for a while, how it's actually deep rooted in the psyche of so many people in India, and then you start with your argument in favor. It is absolutely true that, or even if you don't want to be like in extremes, you can always say that it's a correct statement that casteless society becomes a distant dream because of the fact that reservation policies have created a further widening divide, right? And they have created a widening divide by ensuring that people get segregated. It has started creating an entire sentiment of dissatisfaction among people who are not getting the reservations or the benefits of reservations, right?
तो आप इस तरह से उसके इन फेवर में लिखते हैं। और आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि इट इज़ एक्चुअली योर रिजर्वेशन पॉलिसीज आर नथिंग बट अ वे टू रेसिप्रोकेट, बट अ वे टू लिटरली undo the evil that has been perpetuated for so many years. It is an opportunity to give equal opportunity to a person. Imagine a Dalit student who's worked against perpetual misery and still he is gathered to score a little bit of marks, right? So that is why he deserves reservation so that he can get equal opportunities of upliftment, right? और conclusion में आप लिख सकते हैं जो आपने पूरा का पूरा analyze किया that how reservation policies have uplifted. However, equality is something which is a far distinct dream. We need to ensure that we give equal status to all the members of the community, even if the reservation policies continue, right? Let's just take a look at it. आपको introduction जैसा कि हम लोगों ने कहा 2 to 3 lines का introduction लिखना है। The deep-rooted evil of caste system has resulted in the marginalization of many for centuries, right? So over here you can see that the deep-rooted evil of caste system. So यहाँ पर आपने introduce किया है caste system को. So you're actually talking about the caste system, how it is deep-rooted in the Indian society, and then you're saying to heal the bruises of the infamous caste system, several initiatives were taken post-independence like the reservation policies, right? तो आपने introduction में briefly एक तो caste system का पूरा background थोड़ा सा दे दिया है briefly, how it is an evil practice, and you've correlated कि why there was a need for reservation policies, क्योंकि it was actually trying to heal the wounds that had been caused to the people coming from these communities, right? फिर आप उसके बाद आपने introduction दे दिया 2 से 3 लाइन का, आपने topic को correlate कर दिया, तो आपने देखा किस तरह से इस introduction में किसी भी तरह का opinion नहीं आया है. It is a very factual introduction which is stating about caste system, which is stating its interrelation with reservation policies or how there is a cause and effect relationship when India, and therefore you've mentioned in the post-independence scenario जब equality देने की बात हो रही है. After your introduction within 2 to 3 lines you can start continuing by mentioning your for. आपका जो for है, so you can either write it for or you can even mention in favor. तो यहाँ पर आप for लिख सकते हैं और you can even write in favor. So here you can even write down in favor as a subtopic जो आपको लिखना है, and then you start writing, right? And this is the paragraph method that has been used over here as a sample, right? अन्य examples में हम bullet format को भी दिखाएंगे and comparison methods को भी. The reservation policies deepen the segregation and do not allow the emergence of an egalitarian society without any differences, right? So reservation policies जो है, यही आपका topic कह रहा है, reservation policies further ensure कर रही हैं कि आपका जो caste system है वो prevalent रहे, जो divide है वो prevalent रहे, casteless society ना आ पाए. So here you can see, do not allow the emergence of an egalitarian society without any differences. So यहाँ पर आपकी reservation policies are actually widening the gulf between the members of the community on caste lines. It creates feelings of acrimony and hatred among the members who suffer due to the reservation policies. It creates a cadre of dissatisfied youth who get disenchanted with the system, right? So कई लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, जो मे बी जनरल कैटेगरी से आ रहे होते हैं, so वो लोग बहुत dissatisfied हो जाते हैं. और इसीलिए देखा गया है कि अगर आप perpetuate कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं बार बार आप reservation policies को encourage कर रहे हैं, then you are, this is just an opinion, right? So then you're mentioning this, that it's creating a cadre of youth who are actually dissatisfied and they get disenchanted with the system, right? It has also transcended as a means of garnering more votes from the disenfranchised communities who are a big vote bank for some vicious politicians. तो यहाँ पर आपने in favor of the argument, मतलब argument के favor में क्या था कि reservation policies एक casteless society को और भी दूर कर देती हैं. तो आपने in favor उसके points लिखे कि किस तरह से एक तो ये dissatisfied youth को create करती है, किस तरह से ये आपके first point था, किस तरह से ये आपके divide को और
वाइडन कर देती है। मे बी ऐसा नहीं है कि अब लाइक यू नो, बट फिर भी डिवाइड तो हो गया है कि पीपल हु विल बी गेटिंग benefits of reservation and people who will not be getting the benefits of reservation. Secondly, a lot of people get dissatisfied जो general category से हैं, and thirdly, it is just a way of currying favors, it's just a way of mulling out more people and trying to convince them, because ये आपके vote bank का part होते हैं, right? And counter, so उसी के बाद आप counter लिखते हैं and then you have a counter argument. आप यहाँ पर against भी लिख सकते हैं. So like I said, you can either write for or you can write down in favor, and here you can write down against or you can write down counter, right? Caste system, the worst social evil in India, can be contained, and the people who have been wronged previously can be given justice solely through reservation or the affirmative action. This becomes one of the only constitutional solution to end the ill effects of caste system. The reservation policies aim to compensate for the historical injustice and to ensure equality of opportunity which was previously denied. The fundamental aim is to equate the social status of backward castes on par with the influential and powerful lot. तो यहाँ पर आपने reason and rationale दिया है, और इस reason and rationale से you're supporting reservation policies, you're trying to give a counter argument to whatever you had mentioned in your for. आप कह रहे हैं क्योंकि disparity की वजह से ये सारे के सारे disenfranchised लोगों को कभी piece of the cake नहीं मिला, but now you're trying to give them, you're trying to get them back into the society, you're trying to ensure that इन लोगों को भी equal opportunities मिले. Right? So here you're trying to say that in order to give them equal opportunities, this is getting done. And here you're also giving an example, a Dalit student who has faced perpetual discrimination on both social and economic front cannot be equated to someone coming from the privileged sections of the society. Conclusion after that, conclusion usually आप 1 to 4 lines तक का रख सकते हैं. यहाँ पर you can just see this is just an elaboration to explain it to you. There has been a half-hearted implementation of the reservation policies, and the large number of vacant SC, ST and reserved category seats bear testimony to the same, right? तो half-hearted implementation हुआ है पहले तो. However, a few people belonging to the backward castes have managed to achieve social and economic upliftment by leveraging reservation policies. कुछ लोगों ने benefit भी लिया है, but we should not become complacent. हमें satisfied नहीं होना है. As a society, as upliftment has been noticed, whereas equality of status is still a distant dream. This becomes conspicuous, visible through the fact that the intercaste marriages are still boycotted by some sections of the society. So यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से आपने well-rounded काउंटर आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट किया वेल विद इन द वर्ड लिमिट. रादर आप कुछ और पॉइंट्स को इलेबोरेट भी कर सकते हैं. यू नीड टू इंश्योर दैट दिस इज द फॉर्मेट दैट यू फॉलो. यू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यू हैव योर फॉर और इन फेवर, यू हैव योर काउंटर और योर अगेंस्ट, फॉलोड बाय द कंक्लूजन. और इस पूरे के पूरे जो आपके आंसर के बाद एग्जामिनर शुड फील दैट येस दिस पर्सन इज अ पर्सन हु इज नॉट ओपिनिएटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा एडमेंट नहीं हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर, बट इज एक्चुअली अ पर्सन हु इज ओपन टू मल्टीपल perspectives, and that is what you have to be when you become an officer, right? If there are any problems vis-a-vis this particular video या फिर अन्य कोई questions आप counter argument या descriptive writing part से पूछना चाहते हैं, किसी भी वीडियो को अगर आप बनवाना चाहते हैं जिसको आपको जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो, you can either write that in comment section or you can mark us a mail on this ID with all your questions, queries and feedback. Thank you.